जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 23 बताया था, उसका आंसर जो होगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि दुनिया में से जल की कमी किस किन किन कारणों से बढ़ रही है। तो सूखा, सूखा पड़ने के कारण भी पड़ रही है। ठीक है, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण भी पड़ रही है, और जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण भी पड़ रही है, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच और डच, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच और डच। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास कि श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा के लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनता। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। क्या क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में पड़ती है, या फिर क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में पड़ती है, या फिर प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो न्यायालय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय की सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है उस पर जो है वो फोकस करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों को शासन चलाने का विकास अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तब इसको क्या कहा जाता है। तो तब इसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है। नियमित रोजगार, या फिर स्वतंत्रता, या फिर बेहतर मजदूरी। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में प्रचलन बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है। भारत जो है वो किस वर्ग के देशों में आता है। तो निम्न आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न आय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। 39 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार की गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण क्या है। तो तृतीयक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक। अगला क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये इसमें डाउट है, स्वैच्छिक बेरोजगारी और जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें स्वैच्छिक बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना।
आगे चलते हैं, इसी के साथ 40 जो है वो एमसीक्यू खत्म होता है। आगे चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई, इसका आंसर हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो शीघ्र ही यूरोपीय देशों से होते पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ शुरू हुआ। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय कृषि की विशेषताएं। फर्स्ट हो जाएगा कि भारतीय कृषि का पिछड़ापन, तकनीकी का उपयोग। सेकंड हो जाएगा कि मानसून पर आरक्षित। थर्ड हो जाएगा पुरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे। 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर हो जाएगा कि 1929 की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोग बिल्कुल तबाह हो गए। पटसन की कीमतों में कोई 60% की गिरावट आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे कर्ज में दबते चले गए। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा कि स्पिनिंग जेनी ऊन की तेजी से कताई करने वाली मशीन है। इस मशीन के द्वारा एक समय में अनेक मजदूरों के बराबर कार्य कर लेती है। इसका आविष्कार स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हुआ था। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि क्या है, इसकी एक विशेषता को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैसी कृषि जो केवल एक प्रकार की फसल वैज्ञानिक और व्यापारिक स्तर पर उत्पादन या उत्पन्न किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। इसकी विशेषताएं हो जाएंगी कि बड़े क्षेत्र एवं बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता, कृषि की आधुनिक तकनीक की आवश्यकता और सस्ता श्रम एवं परिवहन की उपलब्धता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता करने वाले लोगों का एक समूह होता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं। फर्स्ट हो जाएगा कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करना। सेकंड हो जाएगा प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करना। थर्ड हो जाएगा संविधान के नियमों के तहत न्याय संगत कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सामान्यतः देश के किसी भी क्षेत्र में अन्याय, शोषण या सत्ता का दुरुपयोग होने पर कानून के तहत सभी व्यक्तियों को न्यायालय में सूचना देने का अधिकार होता है, जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। इट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्यों को लिखें। आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के कार्य। फर्स्ट, इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समानता के साथ संचालित करना है। सेकंड हो जाएगा व्यापारिक साखों का निष्पादन विश्व व्यापार संगठन ही करती है। अगला क्वेश्चन है बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर ब्याज देते हैं। बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर ब्याज देते हैं, उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज पर जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज में अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए कई पग उठाए। उसने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास तथा रेशम से बने वस्त्रों की नियमित आपूर्ति के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। यह काम निम्नलिखित कई चरणों में किया गया।
फर्स्ट पॉइंट, गुमाश्तों की नियुक्ति। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करने तथा बुनकर पर अधिक से अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए। उन्हें गुमाश्त कहा जाता था। ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आप सभी का कि बुनकरों द्वारा अन्य व्यापारियों को माल बेचने पर रोक। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों पर अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी धन दिया जाने लगा। काम का ऑर्डर पाने वाले बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण दे दिया जाता था। ऋण लेने वाले बुनकरों को अपना कपड़ा गुमास्ते को ही देना पड़ता था, वे उसे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों से कठोर व्यवहार। गुमाश्ते बुनकरों में अपमानजनक व्यवहार करते थे। सिपाहियों तथा चपरासियों को अपने साथ लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने पर बुनकरों को दंड देते थे। बुनकरों को प्राय पीटा जाता था और कोड़े लगाए जाते थे। अब बुनकर ना तो दम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी अन्य सौदागर को अपना माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी जो कीमत देती थी वह बहुत कम थी, परंतु ऋण राशि के कारण कंपनी से बंधे हुए थे। ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताएं जो तथा उसको उगाड़ने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। आंसर हो जाएगा पेय फसल चाय और चाय के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ। फर्स्ट पॉइंट, तापमान। चाय का पौधा उष्ण तथा पोषण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। इसमें 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा। चाय के लिए पौधे के 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट, मृदा। इसके लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। और प्रमुख चाय उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, तो असम या दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी इत्यादि। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का केंद्र बिंदु जनता होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। आगे हो जाएगा कि लोकतंत्र में जनता चुनावों में भाग लेती है तथा अपना प्रतिनिधि चुनती है जो आपस में मिलकर सरकार बनाती है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से शासन की बागडोर के ही हाथों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है, कानून बनाती है, उस पर जनता को सवाल उठाने का हक होता है। अगर जनता को यह महसूस हो कि सरकार उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो वह अगले चुनावों में उसे मत न देकर सरकार से हटा भी सकती है। अतः लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी एवं वैध होती है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का, कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे। इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। आंसर हो जाएगा कि सरकार ने विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध लगाए। इस समय उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसके निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट हो जाएगा कि भारतीय कंपनियों का और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबंध हटा लिए गए। सेकंड हो जाएगा भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में आना होगा। थर्ड हो जाएगा कि अब नई प्रौद्योगिकी खरीदने के लिए कंपनियां स्वतंत्र होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो है एक मानचित्र कार्य है। ठीक है, तो दिए गए भारत के मानचित्र पर कपास और जूट उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सभी को जितना सारा मानचित्र आता है, जितना वीडियो बनाऊंगा उसमें से 5 नंबर फिक्स रहेगा। बस मैप वर्क करवाऊंगा। ठीक है, चैनल पर जो जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा उसके बेल के आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी जो है वीडियो अपडेट हो, वीडियो आए, चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।